गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के खिलाफ दिल्ली में रेसिडेंट डॉक्टरों ने कल देर रात प्रदर्शन किया। करीब 4000 डॉक्टर कल जब स्वास्थ्य मंत्री के घर की ओर मार्च कर रहे थे तभी उन्हें पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद रेसिडेंट डॉक्टर सरोजिनी नगर थाने पर ही धरने पर बैठ गए। कल देर रात सभी डॉक्टर अपने अस्पताल लौट गए, लेकिन आज भी वो प्रदर्शन करेंगे। आज इसमें एम्स के डॉक्टर भी शामिल होने वाले हैं। साथ ही ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का साथ भी इन डॉक्टरों को मिल गया है। दरअसल सोमवार दोपहर सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। डॉक्टरों का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ पुलिस ने बदसलूकी की। पुलिस पर महिला डॉक्टरों के साथ धक्का मुक्की का भी आरोप है। इसके खिलाफ डॉक्टरों ने मंगलवार को अस्पतालों में काम न करने का ऐलान किया, यह फैसला सुनाया। कोरोना की तीसरी लहर अब दरवाजे पर मौजूद है। मामलों में तेजी आ रही है और इस बीच डॉक्टरों का इस तरह से हड़ताल पर होना स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कमजोर कर रहा है, जिसकी वजह से खासी परेशानी लोगों को हो रही है। लेकिन डॉक्टरों की अपनी दलील है। इस मामले पर 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। काउंसलिंग को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि जो कुछ जिस तरह से किया जा रहा है वो सही नहीं है। 3 बैच को काम करना चाहिए था इस वक्त, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा। दिल्ली में रेसिडेंट डॉक्टरों की स्ट्राइक जो है वो 18 दिसंबर से जारी है। इससे पहले भी दिसंबर में रेसिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर थे, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले भरोसे के बाद उन्होंने अपनी इस स्ट्राइक को 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया था। लेकिन उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो फिर वो वापस हड़ताल पर चले गए। इस मामले की सुनवाई 6 तारीख यानी 6 जनवरी को अगले साल होगी। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी, जिसका खामियाजा गरीब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। ओपीडी हो, एडमिशन हो या इमरजेंसी से लेकर सर्जरी तक, सब पर इसका असर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ कई दौर की बैठक भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। पूरा मामला क्या है वो हम आपको बताते हैं। फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की अगुवाई में दिल्ली में रेसिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर है, जो हम आपको बता रहे हैं। फोडा का कहना है कि हर साल पीजी के लिए जनवरी में एग्जाम होता है और मई तक डॉक्टर ज्वाइन कर लेते हैं। इस साल एग्जाम जनवरी में नहीं हो पाया। कोविड का हवाला दिया गया। पहले मार्च अप्रैल का वक्त दिया गया था, लेकिन कोविड पीक पर होने की वजह से फिर से इम्तिहान नहीं हो पाए। सितंबर में इम्तिहान हुए, रिजल्ट आ गया, लेकिन अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है, ना ही काउंसलिंग की डेट की घोषणा हुई है। मामला लगभग अगर हम देखें तो 1 साल पीछे चल रहा है। 45 से 47 हजार एमबीबीएस डॉक्टर पीजी करने के इंतजार में हैं। लेकिन अड़चन क्या है वो भी हम आपको एक बार बता देते हैं विस्तार से। फोडा के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर मनीष कुमार, उन्होंने कहा कि पीजी एग्जाम के नोटिफिकेशन के बाद सरकार ने नई रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत एडमिशन लागू कर दिया है। इससे डॉक्टर असमंजस में है। इसमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में कुछ बदलाव किया गया, जिसका विरोध हुआ तो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। अब सरकार कोर्ट में अपना जवाब रखेगी और इस पर 6 जनवरी को सुनवाई होनी है। वहीं वो रिपोर्ट अब पेश होगी। डॉक्टरों ने सरकार से जल्दी हेयरिंग कराने की मांग की। अब तक 4 बार केंद्र सरकार के मंत्री और अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक हो चुकी है। हर बार कहा जाता है, उन्हें भरोसा दिया जाता है कि 1 हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन काउंसलिंग अब तक शुरू नहीं हो पाई है। फोडा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, उन्होंने कहा कि जो रेसिडेंट डॉक्टर हैं उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। उनकी ट्रेनिंग जो है वो प्रभावित हो रही है। काम का इससे प्रेशर बढ़ गया है नए डॉक्टर्स की ज्वाइन ना करने से। 3 साल का कोर्स होता है, हम आपको यहां बता दें, और हर बैच में 100 पीजी के स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसे में जो सेकेंड ईयर में हैं उन्हें फर्स्ट ईयर का भी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले आए नहीं एग्जाम पास होने के बाद भी। साल खत्म होने वाला है तो 3rd ईयर का भी कोर्स पूरा हो जाएगा। ऐसे में जो 3rd ईयर वाले हैं वो चले जाएंगे तो 1st ईयर का तो काम कर ही रहे हैं 2nd ईयर वाले स्टूडेंट्स। अब 3rd ईयर का भी प्रेशर उनके ऊपर आ जाएगा। पीजी में हर साल अलग अलग ट्रेनिंग होती है, प्रेशर की वजह से ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। स्पेशलाइजेशन कोर्स में अब ट्रेनिंग ही नहीं होगी तो इसका असर उनके करियर पर भी पड़ सकता है।
यही वजह है कि रेसिडेंट डॉक्टर्स जो मेडिकल कॉलेज में हैं वो नए स्टूडेंट्स के एडमिशन की मांग को लेकर स्ट्राइक करने पर मजबूर हैं। तो ये है पूरा मामला जिसको लेकर के तनाव बना हुआ है। मेहर पांडे उस वक्त रात को मौजूद थी जब ये सारा प्रदर्शन चल रहा था, सरोजिनी नगर थाने के बाहर वो उस वक्त मौजूद थी। उन्होंने वहां से एक पूरी रिपोर्ट भेजी है, विस्तृत रिपोर्ट, आइए उस पर नजर डालते हैं। आज रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट का महीना होने ही जा रहा था कि एक काला दिन हुआ है। सफ्दरजंग पे प्रोटेस्ट पर यहाँ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लाठीचार्ज होने लगा था और महिला डॉक्टर्स के साथ हाथापाई हुई है, इसलिए वो आज कई डॉक्टर हेल्थ मिनिस्टर के घर की तरफ जा रहे थे और जाते हुए उनका डिटेंशन हुआ। यहाँ करीब 4000 डॉक्टर्स सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन पर डिटेन हुए हैं। हम यहाँ कुछ डॉक्टर से बात करेंगे ये समझने के लिए कि महीना हुआ है अभी तक क्यों कुछ बदला नहीं है। तो आप थोड़ा हमें बता सकती हैं कि ये प्रोटेस्ट किस चीज़ का है, महीना हो गया ऐसे अब और कुछ बदला क्यों नहीं आपको? एक्चुअली हमने पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे नीट पीजी काउंसलिंग जो है उसको एक्सपेडिट करने के लिए। जो कोर्ट में केस है उसका हियरिंग डे बाय डे हो या जल्दी हो, उससे फिर नीट काउंसलिंग की डेट आए और ताकि रेजिडेंट डॉक्टर्स जूनियर बैच जो कि 1.5 साल से लेट है ज्वाइन कर सके। बोल रहे हैं कि कोविड भी आता है तो उसमें भी हमें मैन पावर चाहिए। मैन पावर तो हर जगह चाहिए किसी भी छोटे से काम में। तो वो बहुत लंबी शिफ्ट में काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि बहुत लंबे में कोविड पिछला हमने संभाल लिया, ठीक है, अभी नेक्स्ट आ गया तो सब कुछ बोल रहे हैं। पिछले में सबसे पहले में एक्सपीरियंस भी नहीं था, दूसरे में ऑक्सीजन नहीं है, तीसरे में तो डॉक्टर भी नहीं रहेंगे बोल रहे हैं। तो फिर हमें पहले से बोल रहे हैं ना, और ये तो नॉर्मल चीज़ है, हम कुछ अलग से नहीं मांग रहे कि हमारा सैलरी बढ़ाओ या कुछ और करो। हम बस जो राइट है वो मांग रहे, जो नॉर्मल होता है आज तक। ठीक है, थोड़ा डिले हो गया पर इतना डिले, इंडिया में इतने सारे इश्यूज है वो तो सॉल्व हो रहे हैं ना, फिर यही क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? मतलब आज सफ्दरजंग हॉस्पिटल पर क्या हुआ आप थोड़ा बता सकती हैं? महिला डॉक्टर्स के साथ क्या? एक्चुअली हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, रोड पे बैठे थे, वहाँ पे आए हैं पुलिस वाले, नो कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, क्या को उठा रहे हैं, लड़कियों को भी वो मैन उठा रहे हैं। वहाँ पे फीमेल पुलिस भी होता है ना, उनको बोल सकते हैं ना बोलने के लिए। हम चले जाएंगे शांति से, हम कोई अनएजुकेटेड क्रिमिनल्स तो है नहीं वहाँ पे ऐसा बिहेव किया जाए। हमारे राइट्स भी हमारे नहीं हैं। वैसे ही तो हेल्थ केयर सिस्टम में फिर हमें काम करने के लिए अगर सारे डॉक्टर्स निकल जाएंगे, उनको राइट्स नहीं मिलेंगे तो कैसे कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। परेशान कौन होगा? जनता। तो सरकार को तो कुछ है नहीं, जनता परेशान है, डॉक्टर परेशान है, किस जिम्मेदार कौन है? हम तो नहीं है, सरकार जिम्मेदार है, चाहे हमारे परेशान होने के लिए हो चाहे पेशेंट के परेशान होने के लिए हो। तो बेसिकली ये जब हुआ कि पीसफुल प्रोटेस्ट के बीच में वो लोगों ने ऐसे किया तो सबको ये आक्रोश है सबका कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। एटलीस्ट या तो इन्फॉर्म करें, क्रिमिनल्स अनएजुकेटेड लोगों की तरह तो बिहेव नहीं कर सकते ना हमारे साथ। ये करने के लिए हम हेल्थ मिनिस्टर के लिए मार्च निकाल के जा रहे थे। बीच रास्ते में ये सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पे बोल रहे सबका डिटेंशन करना है, तो सबको यहाँ पे डिटेन कर दिया। जो भी 2000 डॉक्टर्स हैं उनका सारे डिटेंशन साइन कराया। तो अरेस्ट करने के लिए सबको, तो अरेस्ट इतना बड़ा तो जेल भी नहीं है, 2000 को तो कहाँ पे जा लेंगे। तो यही रोड पे देखिए, आधा पुलिस स्टेशन के अंदर आधा बाहर वहीं पे बिठाया, तो अभी यहीं पे बैठे हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। तो जैसा आप देख सकते हैं अभी कुछ लोग यहाँ से जाने का सोच रहे हैं, लेकिन इनका जो मूवमेंट है, इनका जो प्रोटेस्ट है ये जारी रहेगा क्योंकि अभी इनके जो मांगे हैं ये पूरी नहीं हुई हैं। गौरी प्रसाद के साथ मेहर पांडे, एनडीटीवी इंडिया। तो हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी रात की जहां से आप मेहर पांडे की वो रिपोर्ट देख रहे थे, जहां कई तरह के आरोप पुलिस पर भी लग रहे हैं कि हाथापाई की गई, मैन हैंडल किया गया। जो महिला डॉक्टर्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको भी पुरुष पुलिस वाले खींचकर हटाते हुए नजर आए। इसको लेकर काफी गुस्सा है। वो सब लोग स्वास्थ्य मंत्री के घर तक मार्च करना चाहते थे। इससे पहले भी उन्होंने कई सांकेतिक मार्च निकालने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए थे। 3 अस्पताल हैं जो केंद्र द्वारा संचालित हैं, सफदरजंग है, आरएमएल है, लेडी हार्डिंग अस्पताल है, और इसके अलावा कुछ दिल्ली सरकार के भी जो अस्पताल हैं वहां पर कामकाज से मेरा मतलब है जो स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे होते हैं डॉक्टर, मरीजों को वो सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से खासी परेशानी है। जो फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है वो पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष ने दावा किया कि बड़ी संख्या में प्रमुख अस्पतालों के रेसिडेंट डॉक्टरों ने शुक्रवार को विरोध स्वरूप प्रतीकात्मक तौर पर अपना एप्रन, जो वो व्हाइट कोट पहनते हैं, लैब कोट, वो वापस कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हमने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज
परिसर से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने की कोशिश की थी, जिसे हमने शुरू किया, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने हमें रोक दिया। We want justice. 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 एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार। एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार। एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। क्या चाहिए? 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 बैठो, कैसा चेयर सब ठीक है। इंटर्न को भी सही बात है, इंटर्न को भी कल को वो भी तो पिटेगा, है ना। आज लिटरली हम पिटे हैं, किसी को कोई दो राय तो नहीं होगा उसमें, नहीं। किसी को कोई डाउट नहीं है। कंप्लीट शटडाउन, कंप्लीट शटडाउन। ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से जो है निकलेंगे, सफदरजंग पहुंचेंगे सब, ठीक है। और कल सुबह जो भी रात को चला जाता है, सुबह 8 बजे खुद पहुंचना है, अपने साथियों को लेके पहुंचना है। अगर ये नंबर कम होता है तो अपने आप समझ जाना कि आप लोगों की हार होनी चालू हो जाएगी। मनीष, मैं या कोई भी अकेले नहीं बढ़ सकता है, ठीक है ना। ये नंबर जब कम होना चालू हो जाए तो अपने आप समझ जाना कि आप गलत डायरेक्शन में बढ़ गए हो। कल से एम्स भी जुड़ रहा है हमारे साथ। ठीक है, फैकल्टी एसोसिएशन जुड़ चुकी है, हमने कैंडल मार्च भी निकाला है हमारे लिए। बहुत सारे स्टेट से हमारे पास सपोर्ट आ गया है, सारे स्टेट ज्वाइन करेंगे। आप लोगों का नंबर कम नहीं होना चाहिए। डॉक्टर सौरभ कौशिक हैं जो महासचिव हैं फोडा के, वो क्या कह रहे हैं, आइए वो सुनते हैं। हम लोग जो है अपना सफदरजंग हॉस्पिटल से हमने मार्च करना स्टार्ट किया था। रास्ते में हमें डिटेन करके यहाँ सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन पे डिटेन किया गया। उसके बाद काफी डिस्कशन के बाद जो है हमने यही डिसाइड किया है कि हम सफदरजंग से अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे। हमारी जब तक डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती है, सरकार कोई सेंसिटिविटी दिखा के कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लेती है, तब तक हम बैठे हुए हैं सफदरजंग में। सफदरजंग को हम अपना सेंटर बना के वहां से अपनी डिमांड्स के लिए प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करेंगे। वही बात यहाँ से जाने की, तो काफी डिस्कशन के बाद नाइट कर्फ्यू को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ से चले गए हैं सफदरजंग हॉस्पिटल। तो इन तस्वीरों पर आप अगर नजर डालें तो सरोजनी नगर थाने की तस्वीरें हैं जहां रेसिडेंट डॉक्टरों को स्वास्थ्य मंत्री के घर तक जाने से रोका गया। इसकी वजह से आपको बता दें कि 3 से 5 हजार जो रेसिडेंट डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर हैं। ओपीडी और आपातकालीन सेवाओं सहित सभी चिकित्सा सेवाओं से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। जो अस्पताल इससे इफेक्टेड है उसमें सफदरजंग अस्पताल है, एलएनजेपी है, आरएमएल है, लेडी हार्डिंग है। तो ये सारे अस्पताल हैं जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। जो सफदरजंग अस्पताल है उसके आरडीए के मुताबिक उनकी जो एसोसिएशन है उसमें करीब 1800 डॉक्टर हैं और उसमें से अधिकतर हड़ताल पर चले गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, फूल बरसाना दिखावे का पीआर था, असलियत में अन्याय बरसा रहे हैं। केंद्र सरकार के अत्याचार के खिलाफ मैं #कोविड वॉरियर्स के साथ हूं। तो विपक्ष भी हमलावर है। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब आप इन पर फूल बरसा रहे थे, इनके लिए थाली बजा रहे थे, इनके लिए दिए जला रहे थे, और जब आज इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है और इनकी जायज मांगे हैं तो ऐसे में आप उन पर डंडे बरसा रहे हैं। तो ये सारी इनकी जो मांगे हैं वो हम आपको एक बार बता देते हैं फिर से। काउंसलिंग चाहते हैं ये जो फर्स्ट ईयर वाले पीजी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए काउंसलिंग चाहते हैं क्योंकि उनका कहना है कि थर्ड ईयर भी जाने वाला है। पहले ही से फर्स्ट ईयर वाले देरी से चल रहे हैं। ऐसे में फर्स्ट ईयर का काम भी सेकंड ईयर वाले रेसिडेंट डॉक्टरों को करना पड़ रहा है पीजी के, और जब थर्ड ईयर एग्जिट कर जाएगा कोर्स पूरा होने के बाद तो उसके काम का बोझ भी उनके ऊपर आ जाएगा। 72 घंटे की ड्यूटी होती है, सोने का वक्त नहीं मिलता, और अगर ऐसे में
इस तरह से लंबे लंबे आवर्स तक उन्हें काम करने पर मजबूर किया जाएगा, तो वो वैसे डॉक्टर्स आने वाले मरीजों के साथ किस तरह से न्याय कर पाएंगे। आरएमएल के अस्पताल की अगर हम बात करें तो 1000 रेसिडेंट डॉक्टर हैं, वो भी इस आंदोलन का हिस्सा हैं। इमरजेंसी सेवाओं पर इसका असर पड़ा है। जो सफदरजंग आरडीए के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मानिक सेठ, उन्होंने बताया कि सफदरजंग अस्पताल में 1800 रेसिडेंट डॉक्टर हैं। अस्पताल के ओपीडी में औसतन 5000 मरीज रोज आते हैं। इस काम में कम से कम 70% हमारे कंधे पर जो बोझ है वो रेसिडेंट डॉक्टर्स उठाते हैं, और वो सिस्टम की रीढ़ है। तो इसको देखते हुए अब फोडा समस्थित आंदोलन की वजह से, जो आंदोलन हो रहा है उसकी वजह से नियमित सर्जरी में भी देरी हो रही है। 40 से 45 हजार डॉक्टरों का इंतजार है। नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग प्रक्रिया में देरी की वजह से 40 से 45 हजार नए डॉक्टर्स वर्कफोर्स में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने भी आज ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कोरोना के समय में इन युवा डॉक्टरों ने अपनों से दूर रहकर देश के नागरिकों का साथ दिया। अब समय है पूरा देश डॉक्टरों के साथ खड़े होकर इन पर पुलिस बल प्रयोग करने वालों और इनकी मांगों को अनसुना करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नींद से जगाए। डॉक्टरों को झूठा पीआर नहीं, सम्मान व हक चाहिए। एक बार फिर से वापस उसी खबर पर चलते हैं। डॉक्टरों के साथ जो ज्यादती हुई, जिसका आरोप वो लगा रहे हैं, उस खबर में क्या है, पूरे दिन भर कल क्या हुआ, जरा इस पर एक नजर आपको डालते हैं कि किस तरह से कल पूरा दिन गुजरा है इन डॉक्टरों का। 9 बजे इन्होंने मौलाना आजाद हॉस्पिटल के पास ये जुटे। वहां से सुप्रीम कोर्ट तक उनके मार्च करने का ऐलान था, जो पहले से था। आईटीओ के शहीदी पार्क के पास से पुलिस ने मार्च करने से रोका। ये कल जो कुछ हुआ है देर रात तक, वो हम आपको बता रहे हैं। 1:30 बजे दिन के करीब रेसिडेंट डॉक्टर ने मास रेजिग्नेशन का सिंबॉलिक प्रोटेस्ट वहीं शहीदी पार्क पर किया। फिर शहीदी पार्क से मौलाना आजाद तक गए और वहां से रॉन्ग साइड आईटीओ की तरफ बढ़े। इन्हें फिर से पुलिस ने आईटीओ के एक्सप्रेस बिल्डिंग के पास रोक लिया। 2:30 से 3 बजे डीजीएचएस पहुंचे, अपील की कि काम पर वापस जाइए। फिर डॉक्टरों के मना करने पर उनको पुलिस ने जबरन गाड़ी में भरना शुरू कर दिया। वहां पुलिस ने महिला डॉक्टर, यानी मेल पुलिस ने महिला डॉक्टरों को भी जबरन उठाकर गाड़ी में डाला। शाम 5 बजे कुछ डॉक्टरों को राजेंद्र नगर थाने ले जाया गया, फिर उन्हें वहां से छोड़ दिया गया। इसके बाद डॉक्टर सफदरजंग अस्पताल में इकट्ठा होते हैं, इमरजेंसी के बाहर नारेबाजी होती है। फिर 9:30 बजे रात के आसपास रिंग रोड पहुंचते हैं और मार्च करना शुरू करते हैं। उनका जो दिल था, जो उनकी ख्वाहिश थी, वो थी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के आवास तक पहुंचा जाए, अपनी बात रखी जाए। पुलिस करीब 2500 रेसिडेंट डॉक्टरों को सरोजनी नगर थाने लेकर गई। रात 11 साढ़े 11 तक पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पर पिछले 8 दिन से ये अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। शुरुआत जो इसकी हुई इस आंदोलन की, वो 27 नवंबर को हुई थी। तब पहले ओपीडी और रूटीन सर्विसेज का बहिष्कार किया गया था। फिर कुछ दिनों बाद इमरजेंसी सेवा से भी इन रेसिडेंट डॉक्टरों ने खुद को हटा लिया। इसके बाद मंत्री जी ने आश्वासन दिया तो 7 दिनों के लिए हड़ताल खत्म कर दी गई। बात नहीं बनी तो फिर हड़ताल पर लौट आए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रिजर्वेशन को नीट पीजी में डिफाइन करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी सरकार ने बनाई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 6 जनवरी को सुनवाई होगी। करीब 42,000 नीट पीजी के तहत छात्रों को आना है। नहीं आने की वजह से काम का बोझ बढ़ गया। तो ये है पूरी वो कहानी जो हम आपको बता रहे थे कि आखिर क्या है पूरा मामला। इसके अलावा भी इनकी जो मांगे हैं, उनका ये कहना है कि अब तक जनवरी में उनका वो एग्जाम हो जाना चाहिए था, जनवरी में नहीं हुआ। अप्रैल जून मई में या मई जून में उसे होना था, लेकिन हुआ क्या कि कोरोना की दूसरी लहर थी। सितंबर में वो एग्जाम्स हुए, डॉक्टरों ने एग्जाम पास किया। सितंबर में रिजल्ट आया, उसके बाद से काउंसलिंग नहीं हो पाई। तो 1 साल देरी से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट चल रहे हैं, तो उनके काम का बोझ सेकंड ईयर के रेसिडेंट डॉक्टर्स पर है, जो पीजी के डॉक्टर्स हैं, और थर्ड ईयर वाले भी अब वहां से एग्जिट करने वाले हैं इस साल के आखिर तक। तो ऐसे में सारा काम का बोझ इन डॉक्टरों पर
आ जाएगा। उनका कहना है कि फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है इंसान के तौर पर उनके लिए इतना काम करना। लगभग 45 से 47 हजार एमबीबीएस के डॉक्टर जो हैं वो पीजी करने के इंतजार में हैं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली। पहली बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने 35 में से 14 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 12 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली। एक सीट अकाली दल के खाते में गई। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने बीजेपी के मेयर रविकांत शर्मा तक को हरा डाला। साफ तौर पे चंडीगढ़ के लोगों ने एक नई पार्टी, एक ईमानदार पार्टी, एक नेक सोच और साफ नीयत की पार्टी को मौका देते हुए पहली बार चंडीगढ़ म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ रही आम आदमी पार्टी को इतना प्यार और इतना सम्मान दिया। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल जी की ओर से चंडीगढ़ के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बीजेपी के मेयर रविकांत शर्मा को इस चुनाव में हराने वाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से बात की हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने। सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है आज मेरे वार्डवासियों ने, मेरे परिवार ने और गुरु साहब ने आज जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है, आज जो मेरे ऊपर अपनी भारी बहुमत से जिताया है, उनकी जो उम्मीदें हैं मैं उन पर खरा उतरूंगा और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताएं कि एक कहानी बड़ा चल रही है, इसमें क्या सच्चाई है कि आप सेक्टर 22 चंडीगढ़ में आप एक ढाबा चलाते हैं और शायद मेयर ने आपके ढाबे पे कोई एक्शन लिया और आज आपने उसी मेयर को हरा दिया, ये क्या कहानी है? कहानी ऐसे है कि ढाबे से मेरा लंगर जाता था किसानी आंदोलन में मटका चौक पे, तो मेयर साहब को पता लग गया था कि जितने भी किसान समर्थन चंडीगढ़ के चौकों पे या लाइट पॉइंट पे खड़ते हैं उनको या पानी की सेवा या लंगर की सेवा इस ढाबे से जाती है। और जब 48 मोटर मार्केट में बीजेपी के मेयर के ऊपर हमला हुआ, पथराव हुआ, वो किसानों द्वारा नहीं किया गया था। उसमें मेरा नाम लगा करके बोला गया कि ये किसानों नहीं करा, ये गुंडों ने करा है, जो 22 सेक्टर के गुंडे हैं उन्होंने करा है। जिवें उन्हें मेरे अपनी कुर्सी का दुरुपयोग किया, कमांड च मेरे ढाबे के चलान करवाए, अज वाहिगुरू की कृपा हुई है, अज को कुर्सी ही नहीं रही। ये बताएं आखिरी सवाल कि क्या इस चुनाव का कुछ असर पंजाब पे भी होगा पार्टी के लिए? डेफिनेटली जी, अज क्योंकि हुण पुराना टाइम नहीं रहा भी बीजेपी कांग्रेस नहीं, अकाली नहीं बीजेपी, उदों जनता कोल विकल्प ही नहीं होंदा सी कोई। हुण अज जनता कोल आम आदमी पार्टी एक विकल्प है, एटलीस्ट एक मौका तो बनता भी है साडा, सो जनता देगी और पंजाब च असर पेगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित धर्म संसद के कार्यक्रम के आखिरी दिन महाराष्ट्र से आए कालीचरण ने महात्मा गांधी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। अपशब्द कहे, इसके बाद कालीचरण के खिलाफ रायपुर में केस दर्ज किया गया है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। देश भर से धर्म संसद में साधु संत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आए। रायपुर में इनका भव्य सर्वदलीय स्वागत हुआ। सर्वदलीय इसलिए क्योंकि मुख्य संरक्षकों में कांग्रेस के विधायक सत्यनारायण शर्मा थे, विकास उपाध्याय थे, रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे भी, बीजेपी से सच्चिदानंद उपासने और पूर्व मंत्री और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल। सबने खूब तालियां बजाकर संबोधन को सुना।
आखिरी दिन शिव तांडव स्तोत्र गाकर सोशल मीडिया में चर्चित हुए अकोला से आए कालीचरण महाराज ने बात शुरू की, ये कहकर जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा के नारे के साथ। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। लेकिन इसके बाद बापू को अपशब्द से लेकर मुस्लिमों को लेकर कुछ ऐसा कहा जो हम आपको सुना भी नहीं सकते। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और कार्यक्रम के मुख्य संयोजक महंत रामसुंदर दास ने मंच से ही इसका विरोध किया और कार्यक्रम बीच में छोड़कर चले गए। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता के उपाधि से नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। मामला बढ़ा तो प्रमोद दुबे जैसे कांग्रेस नेता जो आयोजकों में शामिल थे खुद थाने पहुंचे। कालीचरण महाराज के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 और 505(2) के तहत मामला दर्ज हुआ। प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की जा रही है। वैसे पीसीसी चीफ की मांग देशद्रोह की धारा लगाने की थी। मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बीजेपी को घेरा। कार्यक्रम में शिरकत करने वाले अपने नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही। राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार के बातें कही जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। यदि समाज में जहर घोलने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बीजेपी बचते बचाते बचाव की मुद्रा में दिखी, फिर बापू के सामने सावरकर के अपमान की बात कहने लगी। स्वतंत्र वीर सावरकर पर बोला जाता तो उनके खिलाफ थाने में सुनवाई नहीं होती, FIR दर्ज नहीं होती है। जो कालीचरण जी महाराज ने बात रखी उससे हम लोग सहमत हैं, ऐसी बात नहीं है। इस 2 दिवसीय धर्म संसद में कथित रूप से हिंदुओं की कम होती संख्या, हिंदुत्व, धर्मांतरण जैसे विषयों पर कई भाषण हुए। कई साधुओं ने हिंदू धर्म के खतरे में होने की बात कही तो कुछ साधुओं ने यह भी कहा कि यूरोप की बड़ी आबादी हिंदू बन चुकी है। वैसे छत्तीसगढ़ में सरकार खुद राम वनगमन पथ, राम रथ यात्रा, कौशल्या माता मंदिर जीर्णोद्धार, गोबर खरीदने जैसे कई मुद्दों को अपना कर संघ से शाबाशी हासिल कर चुकी है। कई लोग ये तक कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी से उसके मुद्दे छीन रही है। 3 साल पहले बीजेपी से सत्ता छीनने के बाद हाल में ही स्थानीय निकाय चुनाव में भूपेश बघेल ने बीजेपी को जबरदस्त पटखनी दी है। लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के आश्रय है। अब धर्म संसद के मामले को ही ले लीजिए। कालीचरण महाराज पर जो धाराएं लगी उसमें अधिकतम 3 महीने और 3 साल की सजा है, यानी सब की सब जमानती। जबकि कांग्रेस के ही आला नेता कह रहे हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रायपुर से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने कहा कि बिहार में शराबबंदी के बाद हालात ये हैं कि पटना हाईकोर्ट में जमानती याचिका 1-1 साल पर सुनवाई के लिए आती है। वहीं बिहार के CM नीतीश कुमार शराबबंदी के समर्थन में अपनी समाज सुधार यात्रा पर निकले और कहा शराब पीने वाले बिहार न आए। गया के बाराचट्टी में जब शराब को नष्ट करते जिला प्रशासन के अधिकारी, ऐसे दृश्य पिछले 5.5 वर्षों के दौरान हर जिले में आम है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि शराबबंदी से संबंधित लाखों मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, जिसका दबाव न्यायपालिका पर देखने को मिल जाता है। A lack of foresight in legislating can directly result in clogging of courts. For example, the introduction of Bihar Prohibition Act in 2016 resulted in the High Court being clogged with bail applications. Because of this, a simple bail application takes 1 year to be disposed of. जो नीचे की अदालतें हैं वो पहले से ही भारी बोझ से, मुकदमों के भारी बोझ से दबी हुई है और आप नया एक बोझ लाद रहे हैं। दूसरी बात यह है कि शराब पीने के अपराध में लोग 6-6 महीना, साल भर जेल में बंद रहते हैं। तो आखिर मानवीय अधिकार का भी प्रश्न है ना, ह्यूमन राइट का भी प्रश्न है। तो बगैर सोचे समझे हमारे यहाँ नीतीश जी ने जो शराबबंदी का कानून बनाया है, मैंने उसका परिणाम एक तरफ जुडिशरी ओवरलोडेड हो रही है और दूसरे तरफ पुलिस जो है उसका जो मूल काम है अपराध को रोकना, नियंत्रित करना, अपराधियों को सजा देना, वो सफर कर रहा है।
ये सब हम लोग बिहार में जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रमंडल स्तर पर शराबबंदी की समीक्षा कर रहे हैं। उनके तेवर कुछ अलग ही हैं। बाहर से आ रहा है उसको कुछ लेने दीजिए। हमने कहा कहीं संभव है जी? ये सब हम लोग बिहार में किसी को इजाजत देंगे कि दारू पियो, और किसी को बाहर को आने वाले को हम कहेंगे कि यहां आते हैं तो दारू पीजिए? मत आइए। अगर दारू पीते हैं, अब बिहार आने में आपको दारू पीने में दिक्कत है, मत आइए बिहार, कोई जरूरत नहीं है आपको। फिलहाल बिहार में शराबबंदी की पोल इस जब शराब से ही खुल रही है, जो ये बात साफ करता है कि नीतीश कुमार भले ही कितनी यात्रा कर लें, लेकिन बिहार में शराब की बिक्री आम है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। वो डॉक्टर्स जो आपकी और हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा हैं, वो डॉक्टर्स जिन्होंने कोरोना के पीक पर अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों का, मरीजों का इलाज किया, जिनके लिए फूल बरसाए गए, जिनके लिए तालियां बजाई गई, वो डॉक्टर्स अब पुलिस के डंडे खा रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है राजधानी दिल्ली में। पिछले 11 दिनों से रेसिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल दिल्ली में जारी है और आज इन डॉक्टरों की हड़ताल में एम्स के डॉक्टर और ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन भी अब शामिल हो गया है। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के खिलाफ दिल्ली में रेसिडेंट डॉक्टरों ने कल प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान डॉक्टरों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया और डॉक्टरों का ये भी कहना है कि जमकर उन पर लाठियां भी भांजी गई और महिला डॉक्टर जो थी उन पर भी जो पुरुष पुलिस वाले थे वो जोर जबरदस्ती करते हुए नजर आए। एक तरह से वो उन पर हावी होते हुए नजर आए। उनका कहना था कि महिला पुलिस अधिकारियों को वहां पर महिला डॉक्टर्स को संभालने के लिए आना चाहिए था, लेकिन रात करीब 11:30 बजे इन डॉक्टरों को छोड़ भी दिया गया। दरअसल करीब 4000 डॉक्टर जब स्वास्थ्य मंत्री के घर की ओर मार्च कर रहे थे तभी उन्हें पुलिस ने रोक लिया था और इसके बाद अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया, जहां वो देर रात तक नारेबाजी और प्रदर्शन करते रहे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि पुलिस ने बदसलूकी की है। एक तरह से अब दिल्ली पुलिस और डॉक्टर्स जो हैं वो आमने सामने यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो पुलिस ने कल जिस तरह से बदसलूकी की है, डॉक्टर्स का अब ये कहना है कि मंगलवार से यानी कि आज से अस्पतालों में काम न करने का अब डॉक्टर्स ने ऐलान कर दिया है और अब इसमें ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन जो है वो भी शामिल हो गया है। ऐसे में मरीजों को खासी दिक्कतें अब आने वाली हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि सफदरजंग अस्पताल जो है वो और लेडी हार्डिंग अस्पताल और जो आरएमएल अस्पताल है इनका काम प्रभावित हुआ है और अब कुछ दिल्ली से जो संचालित है, दिल्ली सरकार के संचालित अस्पताल, उनका काम भी प्रभावित होगा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। तो ये आप उस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं जब कल रात सरोजनी नगर थाने पर इन डॉक्टर्स को हिरासत में ले लिया गया था, क्योंकि तादाद इतनी ज्यादा थी तो इन्हें सड़कों पर ही रोक लिया गया था। उसके बाद देर रात ये डॉक्टर्स लौट भी गए, लेकिन अब आज से ये डॉक्टर्स ने काम नहीं करने का पूरी तरह से ऐलान कर दिया है। बाकी यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पे भी रहेंगे। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, we want justice. 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 एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार। एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार। एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। न्याय चाहिए, 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 न्याय चाहिए।
तो यहाँ पर हम डॉक्टर्स को सुन सकते हैं, तानाशाही नहीं चलेगी, न्याय चाहिए कि ये लोग नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। और डॉक्टरों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर जबरदस्ती करी, बदसलूकी उनके साथ करी, जिसके बाद उनकी नाराजगी और बढ़ गई। आज सुबह की क्या स्थिति है बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। नीट पीजी की जल्द काउंसलिंग को लेकर के दिल्ली के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स आज पूरी तरीके से हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि ये हड़ताल डॉक्टरों की 17 दिसंबर से चल रही है और इनकी मांग है कि लगभग 42,000 जो छात्र हैं उनकी नीट पीजी की काउंसलिंग हो, ताकि वो डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू कर सकें और जो शॉर्टेज है डॉक्टरों की वो कम हो पाए। इसको लेकर के 17 तारीख से डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इससे एम्स के डॉक्टरों ने अपने आप को बाहर रखा है, वो हड़ताल में शामिल नहीं है, लेकिन ये जो मांग है डॉक्टरों की उसके साथ हैं। कल देर रात तक बहुत लंबा हंगामा चला है। आपको बता दें कि कल पहले दोपहर में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से ये जो सभी छात्र हैं और जो डॉक्टर्स हैं ये एक मार्च निकाल रहे थे सुप्रीम कोर्ट तक। वहाँ पर उन्हें ITO में रोक दिया गया और वहाँ पर ये डॉक्टर्स धरने पर बैठ गए। वहाँ पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर इन डॉक्टर्स को उठाया और इनको राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन ले गई। जब ये तस्वीरें वायरल हुई जिसमें कुछ महिला डॉक्टरों की तस्वीरें सामने आई कि पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की है, तो बाकी डॉक्टर्स भी रोष में आ गए। उसके बाद सफदरजंग जो हॉस्पिटल है वहाँ पर डॉक्टर्स सभी इमरजेंसी में इकट्ठा हुए और उन्होंने इमरजेंसी सर्विसेज बंद कर दी। उसके बाद सभी डॉक्टर्स मार्च करते हुए सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन पहुँचे। वहाँ पर भी इनको हिरासत में लिया गया और ये लोग मांग कर रहे थे कि वो जो हेल्थ मिनिस्टर हैं देश के मनसुख मांडविया उनके यहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर धरना देंगे जाकर के। इन्हें बीच में रोक दिया गया और उन्हें सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन थाने में ले जाया गया। इसमें महिला पुरुष डॉक्टर शामिल है। लगभग 300 से ज़्यादा डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया और उनको सरोजिनी नगर थाने ले जाया गया, जहां पर जब ये तस्वीरें वायरल हुई और सोशल मीडिया पे जब सबको डॉक्टर्स ने कॉल दी कि सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे, उसके बाद लगभग 12 से 1 बजे तक तमाम डॉक्टर्स दिल्ली और आसपास के इलाकों से सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन पहुंच गए, जहां पर पुलिस ने देर रात उन्हें जो डॉक्टर्स को हिरासत में लिया था उन्हें छोड़ दिया गया है। और ये भी कहा, जिसके बाद डॉक्टर्स ने आज जो मंगलवार को दिल्ली के सभी अस्पतालों में पूरी तरीके से काम बंद करने का ऐलान किया है और आज डॉक्टरों की इस हड़ताल में एम्स के डॉक्टर भी साथ देने पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज जो मरीज़ हैं उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और ख़ासकर जो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर जो मरीज़ आते हैं वो गरीब मरीज़ होते हैं जो प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा सकते। तो फिलहाल आज डॉक्टर्स और केंद्र सरकार की इस खींचतान के बीच नुकसान मरीजों का होगा। डॉक्टर्स काफ़ी रोष में हैं और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द नीट पीजी की काउंसलिंग कराई जाए। पूरा मामला नीट पीजी की काउंसलिंग में सुप्रीम कोर्ट में है। केंद्र सरकार कह रही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करते हैं। तो फिलहाल गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में है कि वो डॉक्टर्स को कैसे मनाती है। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। तो डॉक्टरों की हड़ताल की वजह क्या है वो आपको यहां पर बताते हैं। दिल्ली पुलिस ने जो बदसलूकी की उसके बाद डॉक्टरों का गुस्सा जरूर बढ़ा है, लेकिन हड़ताल इस मुद्दे को लेकर नहीं है। दरअसल फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की अगुवाई में रेसिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। हर साल पीजी के लिए जनवरी में परीक्षा होती है, लेकिन मई तक डॉक्टर और ज्वाइन कर भी लेते हैं। लेकिन कोविड के चलते ये परीक्षा जो है वो जनवरी में नहीं हो पाई, मार्च अप्रैल में भी नहीं हो पाई। उसके बाद इस परीक्षा को सितंबर में किया गया, नतीजे भी आ गए, लेकिन काउंसलिंग नहीं हुई और काउंसलिंग की जो तारीख की घोषणा हुई तब भी काउंसलिंग नहीं हो पाई। मामला 1 साल पीछे चला गया और इस 1 साल पीछे चले जाने से करीब 45,000 से 47,000 MBBS डॉक्टर्स जो हैं वो पीजी के इंतजार में है। इस बीच सरकार ने नई रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो लेकर आ गई है और इसमें EWS और OBC क्राइटेरिया जो है उसमें कुछ बदलाव कर दिया गया। डॉक्टर्स असमंजस में भी पड़ गए, विरोध हुआ इसका। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर 6 जनवरी को सुनवाई है। स्वास्थ्य मंत्री अधिकारियों की कई बार बैठक भी हो चुकी है, आश्वासन भी रेसिडेंट डॉक्टर्स को मिल चुका है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। रेसिडेंट डॉक्टर्स नए छात्रों की भर्ती के लिए हड़ताल पर हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो पीजी के छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो नहीं आए हैं। 3rd ईयर का कोर्स पूरा होते ही छात्र चले जाएंगे, तो सारा बोझ जो है वो 2nd ईयर के छात्रों पर आ जाएगा। इसके चलते, और हम देख रहे हैं कि कोरोना लगातार हमारे देश से गया नहीं है, तो बोझ जो है वो डॉक्टर्स पर लगातार बना हुआ है। ऐसे में ये लोग काउंसलिंग की बात कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द नया लॉट है वो भर्ती हो और सबको एक दूसरे का सहयोग यहां पर मिल पाए। तो ये एक बड़ी वजह है डॉक्टर्स की हड़ताल की। तो कल रात को किस तरह की स्थिति थी जब सरोजिनी नगर थाने में दिल्ली के ये जो डॉक्टर्स हैं इन्हें रोका गया, इन्हें हिरासत में लिया गया, वहां पर नारेबाजी हुई, उस बारे में हमारी सहयोगी सर उस टाइम मेहर पांडे वहीं पर मौजूद थी, वहां की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
आज रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट का महीना होने ही जा रहा था कि एक काला दिन हुआ है। सफ्दरजंग पे प्रोटेस्ट पर यहाँ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लाठीचार्ज होने लगा था और महिला डॉक्टर्स के साथ हाथापाई हुई है, इसलिए वो आज कई डॉक्टर हेल्थ मिनिस्टर के घर की तरफ जा रहे थे और जाते हुए उनका डिटेंशन हुआ। यहाँ करीब 4000 डॉक्टर्स सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन पर डिटेन हुए हैं। हम यहाँ कुछ डॉक्टर से बात करेंगे ये समझने के लिए कि महीना हुआ है अभी तक क्यों कुछ बदला नहीं है। तो आप थोड़ा हमें बता सकती हैं कि ये प्रोटेस्ट किस चीज़ का है, महीना हो गया ऐसे अब और कुछ बदला क्यों नहीं आप? एक्चुअली हमने पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे नीट पीजी काउंसलिंग जो है उसको एक्सपेडिट करने के लिए। जो कोर्ट में केस है उसका हियरिंग डे बाय डे हो या जल्दी हो, उससे फिर नीट काउंसलिंग की डेट आए और ताकि रेजिडेंट डॉक्टर्स जूनियर बैच जो कि 1.5 साल से लेट है ज्वाइन कर सके। बोल रहे हैं कि कोविड भी आता है तो उसमें भी हमें मैन पावर चाहिए। मैन पावर तो हर जगह चाहिए किसी भी छोटे से काम में। तो वो बहुत लंबी शिफ्ट में काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लंबे में कोविड पिछला हमने संभाल लिया, ठीक है, अभी नेक्स्ट आ गया तो सब कुछ बोल रहे हैं। पिछले में सबसे पहले में एक्सपीरियंस भी नहीं था, दूसरे में ऑक्सीजन नहीं है, तीसरे में तो डॉक्टर भी नहीं रहेंगे बोल रहे हैं। तो फिर हमें पहले से बोल रहे हैं ना, और ये तो नॉर्मल चीज़ है, हम कुछ अलग से नहीं मांग रहे कि हमारा सैलरी बढ़ाओ या कुछ और करो। हम बस जो राइट है वो मांग रहे, जो नॉर्मल होता है आज तक। ठीक है थोड़ा डिले हो गया, पर इतना डिले इंडिया में इतने सारे इश्यूज है वो तो सॉल्व हो रहे हैं ना, फिर यही क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? मतलब आज सफ्दरजंग हॉस्पिटल पर क्या हुआ आप थोड़ा बता सकती हैं? महिला डॉक्टर्स के साथ क्या? एक्चुअली हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, रोड पे बैठे थे, वहाँ पे आए हैं पुलिस वाले, नो कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, क्या को उठा रहे हैं, लड़कियों को भी वो मैन उठा रहे हैं। वहाँ पे फीमेल पुलिस भी होता है ना, उनको बोल सकते हैं ना बोलने के लिए, हम चले जाएंगे शांति से। हम कोई अनएजुकेटेड क्रिमिनल्स तो है नहीं वहाँ पे ऐसा बिहेव किया जाए। हमारे राइट्स भी हमारे नहीं हैं। वैसे ही तो हेल्थ केयर सिस्टम में फिर हमें काम करने के लिए अगर सारे डॉक्टर्स निकल जाएंगे, उनको राइट्स नहीं मिलेंगे तो कैसे कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। परेशान कौन होगा? जनता। तो सरकार को तो कुछ है नहीं, जनता परेशान है, डॉक्टर परेशान है, किस जिम्मेदार कौन है? हम तो नहीं है, सरकार जिम्मेदार है, चाहे हमारे परेशान होने के लिए हो चाहे पेशेंट के परेशान होने के लिए हो। तो बेसिकली ये जब हुआ कि पीसफुल प्रोटेस्ट के बीच में वो लोगों ने ये ऐसे किया तो सबको ये आक्रोश है सबका कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। एटलीस्ट या तो इन्फॉर्म करें, एटलीस्ट क्रिमिनल्स अनएजुकेटेड लोगों की तरह तो बिहेव नहीं कर सकते ना हमारे साथ। ये करने के लिए हम हेल्थ मिनिस्टर के लिए मार्च निकाल के जा रहे थे। बीच रास्ते में ये सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पे बोल रहे सबका डिटेंशन करना है, तो सबको यहाँ पे डिटेन कर दिया। जो भी 2000 डॉक्टर्स हैं उनका सारा डिटेंशन साइन कराया। तो अरेस्ट करने के लिए सबको, तो अरेस्ट इतना बड़ा तो जेल भी नहीं है, 2000 को तो कहाँ पे जा लेंगे। तो यही रोड पे देखिए, आधा पुलिस स्टेशन के अंदर आधा बाहर वहीं पे बिठाया, तो अभी यहीं पे बैठे हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं अभी कुछ लोग यहाँ से जाने का सोच रहे हैं, लेकिन इनका जो मूवमेंट है, इनका जो प्रोटेस्ट है ये जारी रहेगा क्योंकि अभी इनके जो मांगे हैं ये पूरी नहीं हुई हैं। गौरी प्रसाद के साथ मेहर पांडे, एनडीटीवी इंडिया। तो 11 दिनों से हड़ताल जारी है और अब एम्स के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो भी इसमें शामिल हो गए। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में अब मरीजों को दिक्कत होने वाली है आज से, अगर ये हड़ताल जल्द खत्म नहीं हुई और सरकार ने जल्द इसमें दखल नहीं दिया तो। अब विपक्षी पार्टियां भी इसमें आरोप लगा रही हैं और डॉक्टर्स के समर्थन में उतरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि फूल बरसाना दिखावे का PR था, असलियत में अन्याय बरसा रहे हैं। केंद्र सरकार के अत्याचार के खिलाफ मैं कोविड वॉरियर्स के साथ हूं। और इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कोरोना के समय में इन युवा डॉक्टरों ने अपनों से दूर रहकर देश के नागरिकों का साथ दिया। अब समय है पूरा देश डॉक्टरों के साथ खड़े होकर इन पर पुलिस बल प्रयोग करने वाले और इनकी मांगों को अनसुना करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नींद से जगाएं। डॉक्टरों को झूठा PR नहीं, सम्मान व हक चाहिए। इस बार चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव चौंकाने वाले रहे। बीजेपी और कांग्रेस के किले को एक तरह से भेदते हुए आम आदमी पार्टी को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। पहली बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने 35 में से 14 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी को 12 सीटों पर कामयाबी मिली है। 8 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं और 1 सीट अकाली दल को मिली है। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने बीजेपी के मेयर रविकांत शर्मा को हराया है। बीजेपी के
के मेयर रविकांत शर्मा को इस चुनाव में हराने वाले आम आदमी पार्टी उम्मीदवार की एक दिलचस्प कहानी भी है। वो ढाबा चलाते थे, किसान आंदोलन में उनके ढाबे से लंगर जाता था। मेयर ने इस ढाबे पर कई बार कार्रवाई भी की, किसानों को गुंडा भी बुलाया। वहां से इनकी दास्तान शुरू होती है। इनसे बातचीत की हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने। सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरे वार्डवासियों ने, मेरे परिवार ने और गुरु साहब ने आज जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है, आज जो मेरे ऊपर अपने भारी बहुमत से जिताया है, उनकी जो उम्मीदें हैं मैं उन पर खरा उतरूंगा और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताएं कि एक कहानी बड़ा चल रही है, इसमें क्या सच्चाई है कि आप सेक्टर 22 चंडीगढ़ में आप एक ढाबा चलाते हैं और शायद मेयर ने आपके ढाबे पे कोई एक्शन लिया और आज आपने उसी मेयर को हरा दिया, ये क्या कहानी है? कहानी ऐसे है कि ढाबे से मेरा लंगर जाता था किसानी आंदोलन में मटका चौक पे। तो मेयर साहब को पता लग गया था कि जितने भी किसान समर्थन चंडीगढ़ के चौकों पे या लाइट पॉइंट पे खड़ते हैं, उनको या पानी की सेवा या लंगर की सेवा इस ढाबे से जाती है। और जब 48 मोटर मार्केट में बीजेपी के मेयर के ऊपर हमला हुआ, पथराव हुआ, वो किसानों द्वारा नहीं किया गया था। उसमें मेरा नाम लगा करके बोला गया कि ये किसानों नहीं करा, ये गुंडों ने करा है, जो 22 सेक्टर के गुंडे उन्होंने करा है। जिवें उन्हें मेरे अपनी कुर्सी का दुरुपयोग किया, कमांड च मेरे ढाबे से चलान करवाए। अज वाहिगुरू की कृपा हुई है, अज को कुर्सी ही नहीं रही। ये बताएं आखिरी सवाल कि क्या इस चुनाव का कुछ असर पंजाब पे भी होगा पार्टी के लिए? डेफिनेटली जी, अज क्योंकि हुण पुराना टाइम नहीं रहा भी बीजेपी कांग्रेस नहीं, अकाली नहीं बीजेपी। उदों जनता को विकल्प ही नहीं होंदा सी कोई। हुण अज जनता को आम आदमी पार्टी एक विकल्प है, एटलीस्ट एक मौका तो बनता भी है साडा। सो जनता देगी और पंजाब च असर पड़ेगा। देश प्रदेश में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में मिले धन कुबेर इत्र कारोबारी पीयूष जैन को लेकर जीएसटी की टीम ने कानपुर जिला कोर्ट में पीयूष जैन को पेश किया और अब तक पीयूष जैन के ठिकानों से करीब 200 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। कन्नौज के घर से 23 किलो सोना मिला है। 6 करोड़ का चंदन का तेल भी बरामद हुआ है। छापेमारी में बड़े पैमाने पर संपत्तियों के दस्तावेज भी बरामद हुए। जीएसटी के इतिहास में अब तक की ये सबसे बड़ी छापेमारी है। मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट। जीएसटी के इतिहास की सबसे बड़ी रेड अभी जारी है। 24 दिसंबर से रुपयों की गिनती भी चल रही है और अब तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम बरामद हो चुकी है। इसमें से 177 करोड़ रुपए कानपुर से, जबकि 17 करोड़ रुपए कन्नौज के घर से मिले हैं। कन्नौज के घर से 23 किलो सोना मिला है। 600 लीटर चंदन का तेल भी मिला है, जो ड्रम के अंदर तह खाने में छिपाकर रखा गया था। इसकी कीमत 6 करोड़ रुपए है। कन्नौज में जीएसटी के अधिकारियों को पीयूष जैन के घर के हर कोने से पैसा और सोना मिला। दीवार से लेकर फर्श तक, यहाँ तक कि अलमारियों और तिजोरियों के ताले काटने के लिए गैस कटर का प्रयोग करना पड़ा और बोरों में भरे पैसे गिनने के लिए कई मशीनें लाई गईं और बैंक के अधिकारी घंटों तक ये पैसा गिनते रहे। जीएसटी के अधिकारियों ने पीयूष जैन को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों की माने तो पीयूष जैन ने जीएसटी के अधिकारियों को बताया कि उसने सोना बेचकर ये कैश इकट्ठा किया है। हालांकि सोना कहां बेचा, इसका जवाब पीयूष जैन नहीं दे पाए। जानकारी के मुताबिक पीयूष जैन कन्नौज में बेहद साधारण तरीके से रहते हैं और स्कूटर से घूमते हैं। उनके पिता एक केमिस्ट हैं। पिता से ही उन्होंने इत्र बनाने का काम सीखा। पिछले 15 सालों में उन्होंने इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। कन्नौज में उनके पिता और स्टाफ रहता है, जबकि कानपुर में पीयूष अपने भाई अमरीश के साथ रहते हैं। दोनों भाइयों के 6 बच्चे हैं जो कानपुर में पढ़ते हैं। जीएसटी ने 22 दिसंबर को सबसे पहले एक ट्रांसपोर्टर के यहाँ छापेमारी शुरू की, जहां पता चला कि बिना जीएसटी दिए सामान भेजा जा रहा है। कई फर्जी फर्मों के नाम से इनवॉइस मिले। उसके बाद ही एक गुटखा किंग और पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी शुरू हुई। ईडी के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी रेड है, जो पिछले 5 दिन से चल रही है और अब तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद हो चुके हैं। साथ में 23 किलो सोना बरामद हुआ है। चूँकि ये सोना विदेश का है, इसीलिए इस मामले में DRI भी जांच में शामिल होगी।
साथ में ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मामले की जांच कर सकती है। कानपुर से अपने सहयोगी अरुण अग्रवाल और कन्नौज से इजराइल के साथ दिल्ली से मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में एक भोजपुरी अभिनेत्री ने 2 एनसीबी अधिकारियों की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खुदकुशी कर ली। हालांकि दोनों का एनसीबी से कोई संबंध नहीं है। दरअसल ये आरोपी फर्जी एनसीबी वाले बनकर उस अभिनेत्री से 20 लाख रुपए मांग रहे थे। अंबाला पुलिस ने दोनों को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच एनसीबी प्रवक्ता नवाब मलिक ने दोनों आरोपियों को एनसीबी की प्राइवेट आर्मी का हिस्सा होने का अंदेशा जताकर मामले को नया मोड़ दे दिया है। सुनील सिंह की रिपोर्ट। सूरज परदेसी और प्रवीण वालिम्बे दोनों ने फर्जी एनसीबी अधिकारी बनकर भोजपुरी अभिनेत्री 28 साल की ज़ारा खातून उर्फ संजना को इस कदर परेशान किया कि उसने खुदकुशी कर ली। अब दोनों सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इनकी करतूत की वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई। 20 दिसंबर को जब वो मृतक लेडी है वो उनके फ्रेंड्स के साथ एक होटल में पार्टी करते टाइम पे और 2-3 आरोपी वहां पे आए और उन्होंने बताया कि यहाँ पे एनसीबी का रेड हुआ है और वो एनसीबी ऑफिसर है। ऐसा उनको झूठ बता के उस केस में गुनाह नहीं दाखिल करने के लिए उनसे 20 लाख की मांगनी की है और बार बार उनसे फोन करके पैसे की मांगनी किया। इसका परेशानी में वो 28 साल की लेडी और उनके घर में हैंगिंग करके सुसाइड करके लिया है। अंबोली पुलिस ने दोनों को खुदकुशी के लिए उकसाने के साथ साथ ठगी और धमकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस बीच एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने दोनों आरोपियों के एनसीबी की प्राइवेट आर्मी का हिस्सा होने की आशंका जताकर मामले को नया मोड़ दे दिया है। निश्चित रूप से एनसीबी के अधिकारियों ने प्राइवेट आर्मी मुंबई शहर में बना रखी थी और उसके जरिए बड़ा वसूली का धंधा चल रहा था। गोसावी भानुशाली जैसे लोगों का पर्दाफाश हुआ और कई लोग इस आर्मी में हैं। हमने कहा था इस विषय में भी प्राइवेट आर्मी का एंगल जांचना चाहिए। पुलिस को हालांकि अभी तक दोनों आरोपियों का एनसीबी से तो कोई लिंक नहीं मिला है, लेकिन पुलिस को मृतक महिला के ही एक साथी आरिफ काजी की तलाश है, क्योंकि पुलिस को शक है कि आरिफ काजी ने ही दोनों आरोपियों के साथ मिलकर भोजपुरी एक्ट्रेस को ठगने की साजिश रची थी। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली रियल एस्टेट समिट का आयोजन किया गया। इस दौरान 39 समझौते हुए, जिसमें 19 रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए हैं, लेकिन स्थानीय पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के पहले रियल एस्टेट समिट ने देश के हर नागरिक के लिए यहां जमीन और मकान लेने की गुंजाइश पैदा की है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद सरकार की ये बड़ी पहल है। तब बाहरी लोग राज्य में जमीन नहीं ले सकते थे। अब सरकार कहती है कि कोई भी नागरिक गैर कृषि जमीन खरीद सकता है। नए पेश जम्मू कश्मीर विकास कानून के तहत राज्य का स्थायी निवासी होने की कसौटी हटा दी गई है। अब राज्य के बाहर के लोग भी केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में निवेश कर सकेंगे। यहां कोई भी नागरिक गैर कृषि जमीन खरीद सकता है। सोमवार को जो 39 MOU साइन हुए, उनमें से 19 रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए हैं। जम्मू कश्मीर की पार्टियों का कहना है कि जम्मू कश्मीर को बेचा जा रहा है और ये पिछले दरवाजे से एंट्री है। This would not be acceptable in any way. मेरी पार्टी और जम्मू कश्मीर के लोगों की ये बात स्वीकार्य नहीं है। सोचने की बात यह है कि डोमिसाइल की अनिवार्यता हटाने की जरूरत सरकार को क्यों पड़ी। To make such a law where they have omitted domicile requirement. जम्मू कश्मीर रियासत को बेचा जा रहा है और जिस तरीके से आज हमारे जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी, इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर को बदलने का प्रयास किया जा रहा है कि हमें कोई भी किस्म का विकास मंजूर नहीं है जो हमारे जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को बदलता हो। ये रियल एस्टेट समिट साझा तौर पर जम्मू कश्मीर सरकार और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई थी। सरकार कहती है कि मई में श्रीनगर में दूसरी समिट होगी। आज का दिन जम्मू कश्मीर के रियल एस्टेट तथा इंडस्ट्री के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। मुकामी पार्टियों का इल्जाम है कि जम्मू कश्मीर को एक नीलाम घर की तरह फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ जमीन के कानून में कई बार तब्दीली लाई गई है और अब यह कि कोई भी शख्स यहाँ जमीन खरीद सकता है। इससे जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल कानून पर भी एक सवालिया खड़ा होता है।
हाल ही में सरकार ने संसद में जानकारी दी थी कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद से राज्य में बस 7 प्लॉट खरीदे गए हैं। ये 7 प्लॉट जम्मू में हैं। बाहर के लोगों को राज्य में जमीन खरीदने की इजाजत देना बीजेपी और केंद्र के लिए अहम मसला था। रियल एस्टेट समिट इसी मकसद को हासिल करने की कोशिश है। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो पहली खबर जो है वो दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर है। नीट पीजी में काउंसलिंग करने को लेकर वो लोग विरोध कर रहे हैं और पुलिस बर्बरता जो हुई है सोमवार को उनके साथ, उसके विरोध में अब हड़ताल पर है। दूसरी खबर जो है वो धन कुबेर इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर की छत, दीवार, फर्श सभी जगहों से नोटों के बंडल निकल रहे हैं और मशीनें लगातार गिनती का काम कर रही हैं। 200 करोड़ अब तक मिल चुके हैं। तीसरी खबर चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव में ढाबे वाले ने बीजेपी के मेयर को दी है पटखनी। चौथी खबर केंद्र की चिट्ठी है कोरोना को लेकर, आदेश का पालन करने को लेकर और भीड़ को किसी भी तरह से रोकने की बात कही गई है। और पांचवी खबर है जो बूस्टर डोज होगा उसके लिए जो आपकी दोनों डोज है या जो दूसरी डोज होगी कोरोना की उस वैक्सीन की दूसरी डोज के 90 दिनों का गैप रखना बूस्टर डोज के लिए जरूरी होगा। हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप इन 5 खबरों में से अपनी पसंद की खबर चुन सकते हैं। उस खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।